नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जायसवाल ने राहुल गांधी पर बोला हमला, राहुल के रहते कांग्रेस नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस समीक्षा बैठक पर जायसवाल का कटाक्ष। बीजेपी नेता का बंगाल सरकार पर निशाना, खंडेलवाल लीचिंग देश के लिए शर्मनाक, सांप्रदायिक बयान सद्भाव के खिलाफ। कांग्रेस करेगी मनरेगा बचाओ रैली की शुरुआत, जनवरी में कुल 4 रैलियां, 5 जनवरी से आगाज। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता होंगे शामिल। रामकृपाल यादव के बयान पर आरजेडी का पलटवार, प्रवक्ता एजाज अहमद ने उठाए तेजस्वी और बीजेपी को लेकर सवाल। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ संत समाज का प्रदर्शन, मायादेवी प्रांगण में विरोध, खरीद और खेलने की रोक की मांग। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर बिहार सरकार में उद्योग सह पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कितनी भी समीक्षा बैठक कर ले उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता रहेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने कहा कि ऊपर वाले ने राहुल गांधी को भेजा ही है कांग्रेस पार्टी के नाव को डुबाने के लिए। उन्होंने कहा कि इस वजह से अभी प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जितना भी समीक्षक बैठक कर ले उसका लाभ नहीं मिलने वाला। वहीं उन्होंने जी राम जी बिल का विरोध किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि सरकार पॉलिसी के तहत काम करती है और उसी के तहत नाम बदला गया है। चाहिए ये है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लीडर रहेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। राहुल गांधी को ऊपर वाले ने भेजा ही है कांग्रेस के नाव को डुबाने के लिए, और इसलिए अभी इन लोगों ने प्रियंका गांधी को आगे लाने का प्रयास किया है। इसीलिए अभी जब तक कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप ठीक नहीं होता है तब तक कांग्रेस पार्टी कितना भी समीक्षा बैठक करे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदला गया, उसका भी लगातार विरोध हो रहा है, जबकि 100 दिन की बजाय 125 दिन रोजगार देने का काम। ये सरकार पॉलिसी के तहत काम करती है और उसी पॉलिसी के तहत जो है इन सब चीजों पर विचार होता है। बुलेटिन में अगली खबर दिल्ली से। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में शासन चल रहा है वह एक वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लिचिंग चाहे किसी भी की हो वह देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यह एक दुर्भाग्यपूर्वक घटना है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ओडिशा सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि किसी एक वर्ग विशेष के संदर्भ में बार बार बयान देना कहीं न कहीं देश के सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाता है। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, भूल जाती है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो शासन हो रहा है वो एक वर्ग विशेष को ध्यान में रख करके हो रहा है। लिंचिंग किसी की भी हो वो देश के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, वो दुर्घटना है और पूरी उम्मीद है कि उड़ीसा की सरकार इस मामले की पूरी जांच करके जो भी दोषी होंगे उन्हें कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। किंतु एक वर्ग विशेष के विषय में हमेशा बात कहना वो कहीं न कहीं देश का जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको समाप्त। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस मनरेगा बचाओ रैली की शुरुआत करेगी। कुल 4 रैली करेगी। जनवरी में रैली की शुरुआत करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। 5 जनवरी से रैली की शुरुआत होगी। अखिलेश प्रसाद सिंह ने इसे लेकर ज्यादा जानकारी दी है। की शुरुआत 5 जनवरी से कांग्रेस पार्टी शुरू करेगी पूरे देश में, और ये 4 रैली होगी जिसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी, प्रियंका जी सब लोग सम्मिलित हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं दिल्ली से दीपक कुशवाहा जी।
जी दीपक, इस पे ज्यादा जानकारी दीजिए। अभी मनरेगा को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, विपक्ष ने भी मनरेगा को लेकर कई तरह के सवाल किए संसद में। अब उनके तरफ से रैली की शुरुआत करना, क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए, मनरेगा बचाओ रैली की शुरुआत जो है कांग्रेस करने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदल कर बीबी जी राम जी जो केंद्र सरकार ने किया है, इसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है सरकार के ऊपर हमलावर है। शीतकालीन सत्र के दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस जो है सरकार के ऊपर मनरेगा को लेकर लगातार हमला बोलती आई है। ऐसे में आज जब CWC की बैठक हुई कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस मुख्यालय में, तो मनरेगा सबसे ऊपर रहा वो मुद्दा जिस पर कांग्रेस ने आज चर्चा करी कि आखिरकार मनरेगा को लेकर कांग्रेस किस तरह की रणनीति जो है आगे बनाएगी और मनरेगा को लेकर कौन से ऐसे कदम कांग्रेस उठाएगी जिससे सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव बनाया जा सके। इसको लेकर तमाम CWC की मेंबर के दौरान जो चर्चा हुई उसमें एक बात सबसे बड़ी निकल के सामने आई कि मनरेगा को लेकर एक मनरेगा बचाओ रैली यानी मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत कांग्रेस कर रही है और ये कुल 4 रैलियां जो होगी वो कांग्रेस की तरफ से बड़ी रैलियां होंगी, जिसमें हरियाणा में, पंजाब में और 2 अन्य राज्यों में करेगी। और ये जो अभियान है वो जनवरी यानी 5 जनवरी की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान के अंदर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो इस अभियान के साथ जुड़ेंगे और इस अभियान को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी दीपक जी, राज्य दर राज्य जिस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है, तो इस रैली से क्या कांग्रेस क्या तूल पकड़ेगी, इस पर क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए, क्योंकि मनरेगा का जो है कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान लाया गया एक बिल था जिसमें मजदूरों के रोजगार को लेकर जो है एक गारंटी दी गई थी और मजदूरों के उत्थान के लिए जो है ये बिल काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार जब भाजपा की सरकार जब बनती है और उसके बाद लगातार अभी बीते दिनों में केंद्र सरकार एक बिल लाई जिसमें मनरेगा के नाम को चेंज कर दिया गया, क्योंकि मनरेगा के अंदर जो है 100 दिन की गारंटी थी और केंद्र सरकार ने उसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस इसलिए खफा है केंद्र सरकार से कि उन्होंने लगातार ये कह रहे हैं कि मनरेगा का नाम बदलने की क्या जरूरत थी जब मजदूरों के उत्थान की बात कर रही थी। क्या मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है, इससे भाजपा को परेशानी है? ये तमाम जो चीजें रही उसको लेकर कांग्रेस लगातार विपक्ष के ऊपर सवाल खड़े कर रही है और यही कारण है कि कांग्रेस सीधे तौर पे ये कहना चाहती है कि मनरेगा का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सरकार को काम करना है तो बिना नाम बदले भी कार्य जो है मनरेगा के लिए कर सकती। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपका ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पटना से। रामकृपाल यादव के बयान को लेकर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि रामकृपाल जी पहले स्पष्ट करें कि वह तेजस्वी जी का विरोध करते हैं, फिर तेजस्वी को बीजेपी में शामिल कराने की बात कहां से आई? पहले रामकृपाल यादव जी स्पष्ट करें कि कृषि विभाग में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो रहा है। रामकृपाल जी का दावा कितना हास्यास्पद है इसी समझ लीजिए कि उस 25 विधायकों में तेजस्वी जी भी हैं। तो रामकृपाल जी स्पष्ट करें, तेजस्वी जी के खिलाफ विषममन कर रहे हैं, तेजस्वी जी के खिलाफ सारी बातें करते हैं और तेजस्वी जी के संबंध में उनको ये भी जानकारी नहीं है, समझ से परे है उनकी राजनीति की सोच। मंत्री हो गए हैं ये बात अलग है, चूँकि कहीं ना कहीं उनको अच्छी तरह से राजनीति करने आता है और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार राष्ट्रीय जनता दल की पहचान है। तो उसी भ्रष्टाचार वाले दल से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। तो उससे पहले जब वो उस दल में थे, राष्ट्रीय जनता दल में, तो क्या भ्रष्टाचार उनको नहीं नज़र आता था? या भ्रष्टाचार के गंगोत्री से जो अब वो निकले हैं और जिस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया जा रहा है, उसमें उनकी क्या भूमिका है ये भी बता देना चाहिए। हाल ही केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन वाला बिल पारित किया है। इस नए बिल को लेकर देश भर में भाजपा सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई रही है।
इसी कड़ी में पाकुड़ में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। बड़ी संख्या में झुमाझुमों के नेता और कार्यकर्ताओं ने वीबीजी राम जी नए बिल को रद्द कर फिर से मनरेगा और मजबूत करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष अजीजुल इस्लाम ने कहा कि केंद्र सरकार बिना देश को बताए पूर्व में चर्चा किए गुपचुप तरीके से बिल को पास करवा दी। मनरेगा की जगह वीबीजी राम जी करने के पीछे केंद्र सरकार की महात्मा गांधी के नाम को हटाने की मंशा है। धरना के माध्यम से झामुमो द्वारा नए बिल का पुरजोर विरोध किया गया। आईपीएल मैच में बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ियों की खरीदारी किए जाने और बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खिलाए जाने के खिलाफ आज हरिद्वार के संत समाज श्री अखंड परशुराम अखाड़ा और समाज सेवी संस्थाओं ने माया देवी प्रांगण में विरोध प्रदर्शन किया और मांग की है कि आईपीएल मैचों के लिए न तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों की खरीदारी की जाए और न ही बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाया जाए। अगर ऐसा किया गया तो संत समाज श्री अखंड परशुराम अखाड़ा और सामाजिक संस्थाएं इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और जहां जहां बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलने के लिए जाएंगे वहां जाकर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। मांग कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, सरकार चाहे तो 1 मिनट में पूरा कर दे, क्योंकि अच्छी मांग है। क्योंकि जो सनातन के विरोधी देश बांग्लादेश है, जो हिंदुओं को काट रहे हैं, उनके खिलाड़ियों को हम खरीद के यहाँ खिलवा रहे हैं और खिलवा के अपने भारत में हिंसा पैदा करवा रहे हैं। क्योंकि जब आईपीएल होता है तो खिलाड़ियों के ऊपर सट्टा लगता है और सट्टा लगने से बड़े नहीं परेशान होते हैं, छोटे लोग परेशान होते हैं। रिक्शा वाले, मजदूर, दिहाड़ीदार, उनको लालच दिया जाता है कि 1 रुपया लगाओ और कमाओ। इसमें अपने पूरे दिन की कमाई, पूरे महीने की कमाई लोग लगा देते हैं, उससे हिंसा पैदा होता है। तो पहली बात तो आईपीएल ही गलत है। चलो खेल रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरी बात, बांग्लादेश के खिलाड़ी को ना खरीदे, अगर खरीदे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कि जिन बांग्लादेशियों ने हमारे हिंदुओं को जो है काटा है, मारा है, एक नरसंहार जो है बांग्लादेश में किया है, आज उनके साथ जो है सूचना मिल रही है कि आईपीएल जो है मैच खेला जा रहा है। अगर ये मैच हुआ और बांग्लादेशी जो खिलाड़ी हैं उनको खरीदा गया, उनके साथ जो है मैच किया गया, तो श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के जो है हजारों पदाधिकारी सड़कों पर उतरेंगे और जहां ये मैच हो रहा होगा वहां जाकर के जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज यहाँ से आवाज उठी है, पूरे विश्व में जाएगी। हम तो ये कहते हैं भारत सरकार से कि आईपीएल में जो भी सेठ लोग इन खिलाड़ियों को खरीदते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तानी खिलाड़ी ना खरीदे जाए। अगर ये खरीद के खेलते हैं तो उस फील्डिंग और उस प्रांगण जहाँ ये क्रिकेट मैच खेलेगा तो वहीं के आदमी उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। पूरे संत समाज अब जाग चुका है, पूरा भारतवासी जाग चुका है। अगर 1 करोड़ आदमी सड़कों पे उतर गए तो धूल चटा देंगे बांग्लादेश के खिलाड़ियों को और बांग्लादेश। मनरेगा कानून के नाम बदलकर जी राम जी किए जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन कर विरोध किया। शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने मनरेगा कानून में संशोधन किया, जिसका पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है। इस कड़ी में आज जेएम ने पूरे राज्य में इस कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। साहिबगंज के स्टेशन चौक पर जिला अध्यक्ष अरुण सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला प्रवक्ता राजा राम मरांडी ने कहा कि भाजपा एक साजिश के तहत महात्मा गांधी के नाम मिटाना चाहता है। यह कानून पूरी तरह से आरएसएस द्वारा बनाई गई कानून है, जिसे भाजपा देश पर थोपना चाहती है। वहीं जिला अध्यक्ष अरुण सिंह ने कहा कि मनरेगा कानून से जहां भाजपा महात्मा गांधी के नाम हटाने का काम किया, बल्कि यह कानून पूरी तरह से केंद्र योजना में राज्यांश जोड़कर केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपने का काम किया है, जो देश की जनता को स्वीकार नहीं है। केंद्र सरकार को यह कानून वापस लेना होगा, नहीं तो विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे। लगातार दूसरे दिन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक और शातिर 25,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया। कई मामलों में फरार चल रहा वारिस उर्फ लुच्ची डॉन घटना को अंजाम देने जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख बदमाश ने फायर झोंका। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने के बाद भी हंसता रहा और स्टाइल में सैल्यूट करता रहा और उसमें कैमरे में कैद भी हो गया। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ महोबा और बांदा जिले में 12 मुकदमे दर्ज हैं। शहर कोतवाली और एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के यशोदा नगर मोहल्ले के पास की घटना बताई जा रही है। दिनांक 26/27/2025 को कोतवाली महोबा नगर व एसओजी महोबा की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दिनांक 30/11/2025 को कोतवाली नगर क्षेत्र में मोहल्ला शक्ति नगर के अंतर्गत दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना, जिसमें
नकदी व सोने चांदी के जेवरात चोरी किए गए थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज भी जिस घटना की पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर अभियुक्तगणों की शिनाख्त कर उनका पीछा, उनको पकड़ने का प्रयास लगातार पुलिस द्वारा किया जा रहा था। मैं वांछित अभियुक्त वारिस उर्फ लुच्ची, जो कि शातिर अपराधी है, जिस पर दर्जनों अभियोग गुंडा, गैंगस्टर, नकबजनी व चोरी के पूर्व से पंजीकृत है, जिसका एक गैंग भी जनपद में रजिस्टर्ड है, तथा इसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया हुआ था, जिसको कल रात्रि में एसओजी व कोतवाली पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए साहसिक मुठभेड़ के उपरांत स्टेशन रोड यशोदा नगर से एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट टीम ने ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत शुक्रवार रात को 250 अपराधियों को गिरफ्तार किया। डीसीपी हेमंत तिवारी के मुताबिक इस अभियान में एक्साइज एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और जुआ अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसके अलावा 504 लोगों को पकड़ा गया। कार्रवाई के तहत 116 बदमाश की धरपकड़ की गई है। डीसीपी ने कहा कि अभियान के दौरान कुल 1306 लोगों को रोककर पूछताछ की गई, ताकि आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात एक विशेष अभियान है, जिसे दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध, नशा तस्करी, अवैध शराब, जुआ, हथियारों के साथ अपराधियों और अदातन अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए शुरू किया है। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से नए साल से पहले और त्योहारों के दौरान अपराधों को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। रेंज ने, जिसमें साउथ और साउथ ईस्ट जिला शामिल है, इन्होंने ऑपरेशन आघात, जिसका मुख्य उद्देश्य है ऑर्गेनाइज क्राइम, खासकर बूटलेगर, हैबिचुअल ऑफेंडर, ड्रग पेडलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना था। उसके अंतर्गत पिछले 24 घंटे में करीब 2800 से ज्यादा लोगों को हमने राउंड अप किया था, एग्जामिन किया था। 600 से ज्यादा लोगों को अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार किया गया, चाहे वो एनडीपीएस की धाराएं हो, आर्म्स एक्ट की हो, एक्साइज की धाराएं हो, और 850 से ज्यादा लोगों को हमने प्रिवेंटिव धाराओं के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की गई है। हमें सबसे बड़ी सफलता बीसी हैबिचुअल ऑफेंडर है उनके खिलाफ मिली है। 155 हैबिचुअल ऑफेंडर या बीसी, उनके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई की है। उनको अलग अलग धाराओं के अंदर हिरासत में लिया गया है। बुलेटिन में अगली खबर मुंगेर से। मुंगेर में लगातार जागरूकता अभियान के बावजूद साइबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। साइबर अपराधी नए नए तरीकों से आम लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। ताजा मामलों में साइबर ठगों ने 2 अलग अलग घटनाओं में करीब 13 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। पहला मामला जमालपुर रेल कारखाना के एक रिटायर्ड रेलकर्मी से जुड़ा है, जिसने पेंशन अपडेट के नाम पर करीब 1 लाख रुपए ठग लिए गए। वहीं दूसरा मामला शादीपुर निवासी एक व्यवसायी का है, जिनसे ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 11,86,000 रुपए की ठगी की गई। दोनों मामलों में साइबर थाना मुंगेर में प्राथमिक दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। साइबर थाना अध्यक्ष सह डीएसपी राकेश रंजन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन कॉल या लिंक के एपीके फाइल से सावधान रहे और साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। विगत 10 दिनों में हमको लगता है कि 3-4 केसेस हो गया ऐसा, जिसमें जो ओल्ड पेंशनियर्स जो हैं, अभी रिटायर हुए हैं, वो किसी न किसी तरीके से उनके चुंगल में फंस गए हैं, ये कहकर कि बेनिफिट के नाम पे, अगर पेंशन है तो पेंशन एक्टिवेट करने के नाम पे, पीपीओ एक्टिवेट करने के नाम पे, उनसे किसी न किसी तरीके से माध्यम से उनको डाउनलोड करवा लेते हैं। बांग्लादेश में चल रही अस्थिरता और हिंदू समाज के खिलाफ हो रही घटनाओं के विरोध में सूरत के कपड़ा व्यापारियों ने ऐसा फैसला लिया है जो सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि नैतिक और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा माना जा रहा है। हालात यह है कि बांग्लादेश में सूरत के व्यापारियों के 100 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान अटके हुए हैं। फिर भी व्यापारियों ने पीछे हटने के बजाय निर्यात रोकने का साहसिक निर्णय लिया। सूरत के व्यवसायियों ने स्पष्ट कहना है कि धन से पहले धर्म और पहले मुनाफे से पहले मानवीय मूल्य आते हैं। इसी सोच के साथ व्यापारियों ने बांग्लादेश को कपड़े की सप्लाई बंद कर दी है, ताकि वहां की सरकार और कट्टरपंथी ताकतों पर दबाव बनाया जा सके। इस ऐतिहासिक बहिष्कार में सूरत के लगभग 240 टेक्सटाइल मार्केट और करीब 17,000 से अधिक व्यापारी एकजुट होकर खड़े हैं।
फोस्टा द्वारा सभी व्यापारियों से अपील की गई है कि जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं की भी, सुरक्षा बोल सुनिश्चित बोल नहीं करके होती और अत्याचार पूरी तरह बंद नहीं होते, तब तक किसी भी तरह का नया ऑर्डर या माल की सप्लाई ना की जाए। गौरतलब है कि बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग बड़े पैमाने पर सूरत के प्रिंटेड और डाइड फैब्रिक पर निर्भर है। सूरत से आने वाला कच्चा माल और फिनिश्ड फैब्रिक वहां के उद्योग की रीढ़ माना जाता है। ऐसे में सप्लाई रुकने से बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर पर सीधा और गहरा असर पड़ना तय माना जा रहा है। हिंदुओं की हत्या को लेकर देश में अलग अलग तरीके से विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त सूरत से बड़ी खबर आ रही है। सूरत एक टेक्सटाइल उद्योगों के तौर पर जाना जाता है। उसी के साथ जो फोस्टा के अध्यक्ष है कैलाश हकीम जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए। कैलाश जी, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को लेकर सबसे पहले आप क्या कहेंगे? वसुदेव कुटुंबकम की भावना से हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमें पूरे विश्व को हम हमारा परिवार मानते हैं, किंतु जब जब कोई टारगेटली हमारे राष्ट्र के लोगों पे हमारे हिंदुत्व है, हमारे सनातन कह सकते हैं, क्योंकि भारत सनातन देश है, हिंदुत्व वाला देश है, और हमारे कई पड़ोसी देश टारगेटली, यदि एक दो देश ऐसे हैं जो जानबूझ के ऐसा हमारे देश में, हमारे देश के लोगों से, हमारे धर्म के लोगों को टारगेट बना के जो ऐसा कुकृत्य करते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं, क्योंकि निर्दोष लोगों की हत्या करना ये मानवता का धर्म नहीं है। ऐसे लोगों से व्यापारिक संबंध हम ना भी रखें तो मुझे कोई, मेरा ये मानना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म और हमारी संस्कृति है। यदि कोई उसको चैलेंज करता है या हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाता है, हमारे जो देश के जो नैतिक दायित्व और नैतिक मूल्य है उनको ठेस पहुँचाता है, ऐसे देशों से, ऐसे लोगों से हमें कोई व्यापार करने की ज़रूरत मेरी नज़र में महसूस नहीं होनी चाहिए। व्यापारियों का इसमें किस तरह से आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, वो मिल रही हैं? क्योंकि जो सूरत टेक्सटाइल मार्केट है, उसका पूरे विश्व में कपड़ा जाता है। बांग्लादेश में किस तरह से व्यापार होता था और व्यापारियों की क्या राय है इन चीज़ों को लेकर? बांग्लादेश में सूरत से फैब्रिक जाता है और वहाँ पे कोई भी फैब्रिक और कपड़ा बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है, वहाँ पे सिर्फ स्टिचिंग और गारमेंट यूनिट है। जब पूरा बांग्लादेश पूरा राजनीतिक दृष्टि से पूरा पीछे कुछ समय पहले जब वहाँ अस्थिरता आई थी, बड़े आंदोलन हुए थे, तो उस समय भी मैंने लोगों से ये कहा था कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है व्यापारिक दृष्टि से। और आज यदि वहाँ पे तो सिर्फ स्टिचिंग होती है, गारमेंटिंग होती है, और रॉ मटेरियल तो हमारे सूरत से और हमारे भारत से, अन्य देशों से जाता है। सूरत वालों के लिए खासकर मैं बात करूँ तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसे सब देश हैं ना, जो मैं कहता हूँ कि पूरे हम लोग शुरू से शांति की वार्ता में विश्वास करने वाले लोग हैं, और ये वो डिस्टर्ब हुए तो लोगों ने बोला कि व्यापार डिस्टर्ब होगा, व्यापार का नुकसान होगा। मैंने यही कहा कि हमारे लिए यदि ऐसे राज्य, ऐसे स्टेट, ऐसे जो कंट्री है ये डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हमें गारमेंटिंग सेक्टर में आगे बढ़ने का एक अवसर मिलेगा। हम लोग अभी इसको चैलेंज समझें या हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी समझें, गारमेंटिंग डेवलप करें। बांग्लादेश से जब व्यापार सूरत के व्यापारी बंद कर देंगे, बांग्लादेश को कितना असर पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर? उन पे कितना असर पड़े ना पड़े ये हमारी सोच नहीं है, हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए। हमारे कोई लंबा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे देखिए देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व ने भारत के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। वो सब चाहते हैं कि हम भारत जैसे शांति प्रिय और एक ऐसे अच्छे देश से व्यापार करें। हमारे देश से अपॉर्चुनिटी पूरे विश्व के लोग हमसे व्यापार करना चाहते हैं। 2-4 कंट्री ऐसी है, इनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये भी शांति वार्ता से और अच्छे तरीके से यदि काम करना चाहें तो हमें कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन वो गलत अंदेशों से, गलत अंदाज में हमसे व्यापार करना चाहें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे देशों से, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्री ने हमें, आपको टैरिफ के टाइम आप सब लोगों ने देखा होगा, भारत को झुकाने की कोशिश की थी, नहीं झुके। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एकजुट लामबंद कर दिया और उनके साथ सभी व्यापारियों ने सहयोग दिया। भारत खुद एक इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। हम लोग भारत में, डोमेस्टिक में और पूरी दुनिया भारत से व्यापार करना चाहते हैं। हमारे भारतीय व्यापारियों में वो शिद्दत है, वो ताकत है। हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे कि जो देश और दुनिया के कोने-कोने में पहुँचेगा और लोग शौक से, पसंद से और उसको लाइक करेंगे, उसको खरीदेंगे। हमारे लोगों में ऐसी ताकत है व्यापारियों में। सालाना कितने का व्यापार होता था बांग्लादेश के साथ, और अभी कुछ व्यापारियों के पेमेंट भी वहाँ फंसे होंगे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, पूरे अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में जैसे अब डेटा हमारे पास पूरे उपलब्ध नहीं, लेकिन हम लोगों से कलेक्ट करते हैं कि वहाँ के लोगों से, काम करने वाले लोगों से, वाया कलकत्ता से हमारे लोग
माल खरीदते थे वहाँ से वो कुछ बांग्लादेश भेजते हैं, या डायरेक्टली भी कुछ लोग अन्य सामान भी जाते हैं। तो 1000 करोड़ से ऊपर का लगभग हमारा एक हमने कैलकुलेशन किया कि व्यापार होता होगा, और 100-150 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का, क्योंकि ये 2-3 महीने का पेमेंट का साइकिल होता है, तो 100-150-200 करोड़ रुपए एनी टाइम बाकी रहता है। तो 100-150 करोड़ रुपए का ऐसा पेमेंट जो ट्रांजिट में होगा या आने में होगा या ड्यू होगा, ऐसा पेमेंट फंसा है। और मुझे कोई उसमें डर नहीं लगता है कि कोई पेमेंट रुकेगा, पेमेंट ज़रूर आएगा। लेकिन हम तो निंदा उन लोगों की करते हैं जो ऐसी मानसिकता से काम करते हैं। जी बिल्कुल, कैलाश हकीम जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने व्यापारियों को लेकर बात कही है कि देश और धर्म से बड़ा हमारे लिए हमारा व्यापार भी नहीं है, क्योंकि जब भी देश पर बात आएगी, धर्म पर बात आएगी, तो हम एक बार उस देश को व्यापार के तौर पर छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपना देश और धर्म नहीं छोड़ सकते। बांग्लादेश में हो रही इन हत्याओं के मामले में सूरत की कपड़ा मार्केट अब खुलकर सामने आई है कि हम बांग्लादेश से जो भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं, उनसे कोई व्यापार करने को तैयार नहीं है। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।